हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या अग्रवाल हु इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स एंड तो ये हमें बताएँगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और यंगस्टर्स से ये कॉन्स्टेंटली टच में रहती हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो क्या यंगस्टर्स के एस्पिरेशंस रहते हैं, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके के स्टार्टअप्स बना रहे हैं? आजकल फॉर्मल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं, अपने स्टार्टअप्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनके एस्पिरेशंस जो आज हैं, जो आज से 20 साल पहले यंगस्टर्स होते थे, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। वेलकम डॉक्टर सौम्या मैम कि जो आजकल यंगस्टर्स होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट जो है अ, वो जब स्टार्ट करते हैं उनको मतलब कई कई बार ऐसा लगता है कि जो पैसा कमा रहे हैं, उनको कार पे खर्चना चाहिए, अपनी लग्ज़री पे खर्चना चाहिए, ट्रैवल पे खर्चना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या जो पाथ है वो बेटर है? इन्वेस्टमेंट्स करना बेटर है या फिर एक यंग एज में लाइफ़ को एन्जॉय करना बेटर है? मैं इसका आंसर एक छोटा-सा एक्सपीरियंस देके शेयर करूँगी। जी, जी। So once in my lecture, I was teaching the provision about public provident fund to my students in the class. हुँ, Its income tax provisions, its applicability, I was explaining it to them. And then I was telling them कि ठीक है, everybody invests in market these days, mutual fund, stocks सब जानते हैं, but PPF में भी invest करना चाहिए. And it's very हुँ, important that you open the PPF account very early. You can open the account even as a newborn child. So like I got the account open from my kid as he was born. Like he was just 1 year old when I got the account open for him. तो ये रियली? एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में दिया मतलब था। हाँ 1 जी, हाँ ईयर जी। की एज में, ओके। पीपीएफ आप ओपन कर सकते हो। उसका रीजन ये हुँ, है, मैं उनको समझाती हूँ कि इट्स मिनिमम टाइम स्पैन आपको 7 इयर्स तक चाहिए। उसके बाद आप पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हो एंड 15 इयर्स के बाद मैच्योरिटी होती है पीपीएफ की। हुँ, सो हुँ, बाय द टाइम द किड इज 18 और 19 इयर्स ओल्ड, आपके पीपीएफ में इतना अच्छा मतलब अराउंड गुड अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। हुँ, सो this is what I was just giving an example of this in my class. And the next very day a girl comes to me and tells me कि मैम आपने कल पीपीएफ पढ़ाया था, मैंने कल जाके उसके बारे में सर्च किया और ओपन कर लिया अपना अकाउंट पीपीएफ का। सो दिस इज हाउ एज टीचर्स वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वी हैव टू हुँ। एक्सप्लेन देम कि हाउ इट इज ऑल्सो टू बी अप्लाइड इन रियल लाइफ। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यस करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स की कोई एज नहीं होती है सर, एज आई एम टेलिंग यू दैट एक छोटे से बच्चे के लिए भी सेविंग अकाउंट होना चाहिए आज की डेट में, उसका भी पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए, उसकी भी सिप होनी चाहिए। ओके, एक चीज़ ये भी यंगस्टर्स के मन में रहता है कि अगर जैसे मैं किसी एक यंगस्टर से बात कर रहा था, उसको इन्वेस्ट करना था, तो व्हाट शी वाज़ टॉकिंग अबाउट इज़ व्हिच स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। अगर आज के यंगस्टर को आप बोलो कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करो या एलआईसी में करो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एक पुराने ज़माने के या जो रिटायरमेंट को परस्यू कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है। बट अगर वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई थिंक स्टॉक्स जो हैं, वो थोड़े ज़्यादा मतलब टेम्प्टिंग लगते हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो यंग एज में होते हैं और अब आजकल लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालाँकि वो अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में पीपीएफ या इस तरीके के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट रियली थिंक दैट मेक्स सेंस? आई नेवर सेड कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना हुँ, चाहिए, हुँ, करना ओके। चाहिए एंड अर्लियर इज बेटर। जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है, बल्कि उससे तो और भी अच्छा फायदा ये है हुँ, कि आप अगर 80 मतलब पीपल हु आर इन कॉलेज दे व्हाट इज देयर एज ब्रैकेट अराउंड 20, 21, राइट। 22। तो अगर आप इस एज पे स्टार्ट करते हो, आप यू कैन टेक रिस्क एंड मोर देन दैट आप यू लर्न बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करते हो तो आप सीखते हो। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हर चीज रिस्क लेके भी नहीं करनी चाहिए। व्हेन आई से डाइवर्सिफिकेशन, पीपीएफ मैंने क्यों बोला, मैं पीपीएफ इसलिए समझाती हूँ कि अगर आप आज भी ओपन करोगे, आई हैव दिस थिंग इन माइंड कि हो सकता है कि वो 27, 28 की एज में मास्टर्स करे, या हो सकता है 29 की एज में अपना कोई हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करे। दे माइट हैव प्लान्स कि हमें बाहर जाके पढ़ना है, अब्रॉड स्टडीज करनी है। तो देन आप एजुकेशन के लिए लोन भी ले सकते हो। सो इफ यू हैव अमाउंट इन द पीपीएफ अकाउंट फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी अगेंस्ट लोन ले सकते हो। एंड इनफैक्ट हम तो टैक्स में पढ़ाते हैं, आपको हायर एजुकेशन लोन की डिडक्शन मिलती है टीई में। तो ये सारी चीजें हैं कि बच्चा कर सकता है ये। आप इट्स बेसिकली आप अपनी खुद की एजुकेशन अपने लिए फाइनेंस कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। स्टॉक के साथ वॉलेटिलिटी है, आज आपने इन्वेस्ट किया ठीक है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि 5 इयर्स बाद आपका पैसा सेफ रहेगा। आई डोंट नो व्हाट विल बी द कंडीशन। फॉर एग्जांपल कोविड पीरियड, आप गोल्ड ही देख लीजिए, आज क्या चल रहा है, उस टाइम पे क्या था। जी। तो दिस टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी इज देयर विद द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। आज मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं श्योरेंस एश्योरेंस है कि आईटी एक टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में डाउन हो गया, तो थिंग्स रिमेन हुँ, वॉलेटाइल। सो इसलिए मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी, जैसे पीपीएफ इसलिए मैं बोलती हूँ अच्छी चीज है बिकॉज ईईई ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इंटरेस्ट रेट आपको आप चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है 7% के अराउंड है। तो इंटरेस्ट 7.1 है आपको इतना शायद।
7.1 के हम्म, अराउंड आपको इंटरेस्ट मिलता है। विड्रॉल आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है आज की डेट में। अच्छा, एक और चीज, मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड कह रही हूँ, मैं आरपीएफ नहीं कह रही हूँ। राइट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट टीपीएफ, जिसमें आप एज एन इंडिविजुअल, इवन दो आप एम्प्लॉय नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं। अब माइनर चाइल्ड का भी ओपन हो सकता है। मिनिमम अमाउंट 500 और मैक्सिमम 1,50,000 है, तो आप पीपीएफ ओपन कर सकते हैं। और इस पे इंटरेस्ट भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, ना तो इंटरेस्ट का टैक्स लगेगा ना विड्रॉल का टैक्स लगेगा फॉर नाउ। तो इसलिए बोला कि दिस इज समथिंग जो एक स्टूडेंट, इनफैक्ट नॉट जस्ट पीपीएफ, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब मेडिकल इंश्योरेंस का अगर हम एग्जांपल ले, एक चीज डिसएडवांटेजेस, आप टैक्स पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कहोगे कि नहीं मेडिकल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में तो अब एटीडी की रिडक्शन मिलती नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। और अब तो स्लैब रेट्स भी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे कर दिए हैं इस साल 25-26 ऑनवर्ड्स, 4 लाख 8 लाख वाले जो आपके स्लैब रेट्स हो गए हैं, उसके हिसाब से तो मैंने भी अपनी रिटर्न इतने सालों से न्यू टैक्स रेजिम में ही आई एम फिलिंग इट। सो बट अगेन दैट इज नॉट द पर्सपेक्टिव। आप और भी चीजें देखो, 80D नहीं मिलेगा ठीक है न्यू टैक्स रेजिम में, बट अगर और चीजें देखो लाइक मेडिकल इंश्योरेंस अभी ले लोगे 20-21 की एज में, प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा। And the moment you take your medical insurance after 30, your premium increases substantially. So at this age, it is better to be covered by such kind of, and आजकल तो अगर आप देखें आपका once you start earning, there was a study I was reading about it कि most of the families are facing this problem आज की डेट में कि फैमिली में पेरेंट्स ओल्ड हैं, उनकी भी मेडिकल खर्चे हो रहे हैं, बच्चे भी हैं उनके भी मेडिकल खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखो, इफ यू स्टार्ट अर्ली, आप आगे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, because by the time you will have a good corpus and that will be maybe around 35-40, तो आपके पास बेसिक चीजें कवर्ड होंगी, मेडिकल राइट। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड और लाइफ इंश्योरेंस का भी मैंने तो लाइक आई हैड अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम द कोविड पीरियड कि कुछ नहीं पता है लाइफ का, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वी सॉ सो मेनी पीपल एट अ वेरी यंग एज dying during the COVID period. So that reminds us कि term insurance is something which is very important. Again, we should not take it only because ATC में reduction मिल जाएगी. No, that is not the criteria. और कितना प्रीमियम आप पे कर लेंगे अभी अराउंड, if you start early again term insurance is very cheap, but later years में लेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अभी आप ज्यादा कॉर्पोरेट्स का ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस। सो ये सब कुछ टिप्स हैं जो एज अ टैक्स प्रोफेसर एंड नॉट जस्ट एज अ टैक्स फैकल्टी, बट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, ताकि वो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाय द टाइम दे आर 30, लॉट ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड। RCC. So can you tell us something about your college and if any of your students have started their startups in recent time? आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन Okay. एक्चुअली। ओके, बिकॉज आपने सही बोला। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिक नहीं है, काफी एंथुजियास्टिक है। अगेन आई विल रिकलेक्ट सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस व्हाइल explaining a point. Recently I've interacted with a couple of students, तो फूड में स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है स्टार्टअप्स नहीं करना चाहते, बट आई टेल यू द बैकग्राउंड ऑल्सो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये आइडिया सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं है, फैकल्टी के लिए भी नया है, कॉलेजेस के लिए भी नया है और डिपार्टमेंट्स के लिए भी नया है। यूनिवर्सिटी बहुत प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लेके आ रही है, रिसर्च ग्रांट्स भी मिल रही हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, कॉलेजेस में 4th ईयर ट्रैक स्टार्ट हुआ है, तो 4th ईयर प्रोग्राम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटी ने, जिसमें स्टूडेंट्स वॉलंटरीली एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक ले भी रहे हैं। बट अभी किसी भी अच्छी चीज को जब हम करना शुरू करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हो जाती है, इट टेक्स टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां पे जो है वो है कि एक तो फैकल्टी की भी मेंटरिंग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री फील्ड से नहीं है। तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं अकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगेन इनपुट्स दिए हैं, यूनिवर्सिटी भी अंडरस्टैंड कर रही है, जो कमिटीज बन रही है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक्स के लिए भी, वहां पे भी जरूरी है कि इंडस्ट्री के भी लोग और अकेडमिक्स के भी लोग हो, तभी ये गैप को आप ब्रिज कर सकते हो। क्योंकि अगेन एक आइडिया हमने सोचा, हमने क्लास में पढ़ाया कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, फाइनेंशियल एंगल डिस्कस किया, पर जो एक्चुअली में उसमें डे एंड नाइट डील कर रहा है, दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड अ स्टूडेंट फॉर दी स्टार्टअप। फिर इंक्यूबेशन सेंटर का अगर हम बात करें, कॉलेजेस में प्रेमाइसिस की कमी है, ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रॉपर लैब फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे आईआईटीज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले, एक उमोतिया फाउंडेशन है यूनिवर्सिटी में जिन्होंने डिजाइन थिंकिंग का एक कोर्स कराया था, मैंने खुद से 1 वीक का एफटीपी अटेंड किया था, और बहुत अच्छा रहा था मेरे लिए, एनरिचिंग था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मुझे थीम ऑफ द एफटीपी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने ज्वाइन किया। बट देन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, बट डिजाइन बेसिकली इट इज नॉट अबाउट स्टार्टअप, इट्स अबाउट आपकी थिंकिंग, उस लेवल पे डिजाइन थिंकिंग होनी चाहिए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के एंथुजियाज्म को बूस्ट मिलेगा अगर हम भी थोड़ा सा
प्रैक्टिकली चीजों को करने लगेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यूनिवर्सिटी राइट डायरेक्शन में सोच रही है, कर भी रही है। इट माइट टेक सम टाइम इन गेटिंग थिंग्स ऑनलाइन। और मेजरली क्या चाहिए इसमें, इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री आके कोलैबोरेट नहीं करेगी तब तक चीजों में फायदा नहीं आएगा। इट्स ऑल थ्योरी देन, इफ इट इज नॉट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट ऑफ यूज। सो थ्योरी प्रैक्टिस दोनों इंपॉर्टेंट है। Last year, one of my seniors, he had to get his daughter admitted to some university. So she got admission in Miranda House. I mean, it's not Shriram College of Commerce, but it's also, I think, among the girls' colleges, it is one of the best colleges in the campus. So instead of sending his daughter to Miranda House, he sent the daughter to a private university in Ahmedabad. And so when I asked the reason, DU is like one of the best in the country and the top colleges of North Campus, including SRCC, Miranda House. So why are you sending her to a private university, which was one of the premium universities? But he said no, infrastructure is an issue. So what he claimed was that DU and its top colleges, they are gradually losing their charm, especially when all these top premium universities are coming up. Some have come up in Noida, and some did come up in various parts of the country. So what do you have to say this about this new phenomenon? आई वुड से कि इंडस्ट्री आए, कोलैबोरेट करे, हमारे कैंपस को हाँ, बड़ा कर दे। इससे ज्यादा क्या होगा? गवर्नमेंट पैसा दे और कॉलेजेस बड़े हो, एक्सपैंड but हो, विल आप बी वेरी मतलब हैप्पी। do you कुछ admit सर इसमें do you ना admit that there is some sort of shift in terms of जैसे यस, पहले तो कोई डिबेट ही नहीं होती थी, मतलब अगर if somebody is completing his 12th standard or some girl is completing her 12th standard, तो the first priority used to be top colleges of DU, or if they don't get admission then they used to look beyond DU and probably explore places like MET and other universities. But now people do have an option, so they sometimes do turn down offers from DU सर colleges. आई वुड से चेंज इज ऑलवेज बेटर Hmm. एंड चेंज शुड ऑलवेज कम। एक टाइम था लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चे भेजते थे, Right, प्राइवेट right, स्कूल्स नहीं होते थे। फिर प्राइवेट स्कूल्स आए और आज की डेट में कोई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहेगा एज सच। right. अगर कोई आप अफोर्ड कर सकते हो, यू विल वांट टू गो टू अ प्राइवेट स्कूल। सर ग्रेजुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इन द इयर्स टू कम चेंज आएगा। Hmm. और हो सकता है चेंज ये आए कि जस्ट लाइक स्कूल्स कॉलेजेस में भी आ जाए, प्राइवेट इतने अच्छे हो जाए कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंडिंग देयर किड्स टू प्राइवेट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ चेंज, इट इज नथिंग एबनॉर्मल आई सी Hmm. इन दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मैलिटी। दूसरी चीज आई वुड से, बट उसमें हमारा ये रोल होता है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव, हम कैसे डिफरेंट हो, क्योंकि हमारा विजन ये होना चाहिए कि ऐसा होना है। दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें जैसे मैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मेंशन करूंगी, हाँ, जो एक्सपैंड हो गए हैं, जो मैंने भी देखा है, जैसे काफी है ये अब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अब कोलैबोरेट कर रही हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा ओपन हो गई हैं। एमिटी तो हम सब जानते ही थे, एमिटी के बाद बीजीडी गोइंका और काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब बहुत अच्छा कर भी रही हैं। I think बट Ashoka is doing very well. सर मेनी मेनी यूनिवर्सिटीज आर Hmm. देयर एंड मुझे उसमें कोई गलत भी नहीं लगता। एक उसके बहुत रीजंस है सर। एक तो सर क्या है, स्टूडेंट रेशियो भी बहुत बढ़ रहा है। इट इज नॉट जस्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। Hmm. इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? जब ये एसआरसीसी स्टार्ट हुआ था 1926 में, तो कितने कमरे थे और कितने स्टूडेंट्स थे? और आज की डेट में कितने स्टूडेंट्स और कितने कमरे हैं? हमारे पास So स्टिल next वही year, इंफ्रास्ट्रक्चर है। next year they'll be और completing 100 years. yes, it's a centenary Okay. year next year, and we are looking forward to that celebration. So it's Hmm. going to be a full of celebration-based year for us. And लेकिन सब 100 years तो हो रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कंस्ट्रेंट जिसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। एक तो Hmm. हमारी कॉलेज वैसे भी इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग, तो वी हैव अ प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ मैं अपने कॉलेज के लिए नहीं, मैं पूरी यूनिवर्सिटी के लिए कह Hmm. रही हूँ। एक्चुअली में उसमें इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप कॉलेजेस को बिल्ड नहीं करोगे, एक्सपैंड नहीं करोगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी। बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, Hmm. टीचर्स तो कैसे बढ़ाए जाएंगे? कमरे वही हैं, स्पेसेस वही हैं, हाउ टू इंक्रीज इट? यू हैव टू मेक द क्वालिटी बेटर। तो क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता। Hmm. तो इसमें कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहूंगी, जो उन्होंने आपने मिरांडा कॉलेज वाली अभी बात करी, वो उनकी थिंकिंग में गलत नहीं कहूंगी। इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स आ जाते हैं। कोर्स डिजाइनिंग में बेनिफिट आ जाता है, वो फ्री है अपने हिसाब से। फंडिंग में बेनिफिट आ जाता है, काफी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सर उनकी, अगर मैं बोलूं मिस्टर विमल जी, उनमें उनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप सबसे ज्यादा फीस का देख लीजिए, एक फी कंपैरिजन कर लीजिए प्राइवेट की और एक गवर्नमेंट कॉलेज की। अभी की डेट में फी का कंपैरिजन, मतलब मुझे याद नहीं है, आज की डेट में 20-20 लाख रुपए लोग दे देते हैं जस्ट फॉर Right. ग्रेजुएशन। मतलब हम तो पीजी के लिए भी नहीं देते थे इतना। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो, तो बच्चा ग्रेजुएट इज नथिंग एक्चुअली। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ग्रेजुएशन इज जस्ट लाइक आपने 12th पास करके बाहर निकले हो, unless and until you pursue something else. So graduation के अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो प्राइवेट में, so I don't think every parent can afford that. So
कंपैरिजन सर नहीं कर सकते हम अभी भी, लेकिन हाँ जो आप लिमिटेशंस की कह रहे हैं वो लिमिटेशंस हैं, और उसमें आई थिंक सोसाइटी कैन प्ले अ वाइडर रोल, तो राइट। उसमें कॉलेजेस कैन नॉट हेल्प इट। Okay, now everywhere people are talking about AI and machine learning. Now, since you teach commerce and you are teaching in a commerce college, so what do you think? In the era of AI and machine learning, how relevant is the study of commerce and income tax? ओके, सो फर्स्टली आई आंसर इट बाय सेइंग दिस कि अगर आप स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की बात करें तो एआई हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन इनकम टैक्स। तो जैसे कि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं बोलती हूँ बच्चों को कि आप एआई यूज करो, कुछ भी पढ़ा रही हूँ उनको बोल रही हूँ यूज एआई। वो मुझे खुद ही बोलते हैं मैम आप कुछ भी बोल दो, बस एआई से टेस्ट या असाइनमेंट करने को मत बोलना। क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, वो गलत जवाब देता है, वो पुराने प्रोविजंस बताता है, इट इज नॉट अपडेटेड। सो अभी भी आप करेंगे रिबेट भी डाल देंगे आप 87 है, वो गलत देगा। तो एआई, बल्कि इसमें मुझे एक बच्चे ने बताया, क्योंकि अगेन किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे विल फाइंड अ वे आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। मुझे तो पता भी नहीं था, स्टूडेंट टोल्ड मी कि ऐसा भी कोई एआई का सॉफ्टवेयर है कि आप उसमें पूरा कोर्स डाल दो एंड फिर उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछो तो वो उसी कोर्स में से आंसर्स निकाल के देगा। तो उसने कहा कि मैम ऐसा कर लेते हैं ताकि अपडेटेड आंसर्स आए। मैंने कहा ऐसे कर लो, उसके बाद जो 2 दिन पहले की रिसेंट चेंज आएगा उसका क्या करोगे? फिर जो सर्कुलर अगर 1 दिन पहले इशू हुआ है उसका क्या करोगे? तो अच्छी बात यह है कि एआई, यहाँ पे लिमिटेशंस है एआई के, जो उससे पता चलता है कि एआई इज नॉट एवरीथिंग, बट यस हम एआई को यूज कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने एक असाइनमेंट दिया था अभी अपने बैच को करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया करते समय मैंने उनको बोला कि आप टैक्समैन पे जाओ, डीयू ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है टैक्समैन का, तो आप उस पे केसेस निकालिए और उस केस, कोई भी रिसेंट केस लीजिए और उस केस को समझिए एआई से, क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू डोंट अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज। तो आप उस केस को डालो और लेट्स एआई एक्सप्लेन यू द केस। सर्कुलर डालो आप कोई भी निकाल के एंड देन आस्क एआई टू एक्सप्लेन यू द सर्कुलर। तो यहाँ आप एआई को यूज कर सकते हो जहां आपको चीजें समझ नहीं आ रही या आपको क्रिएटिविटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को करने के लिए मुझे आइडिया लेना है कि कैसे स्टार्ट करूं, तो वहां आप एआई को एज द अपनी थिंकिंग प्रोसेस में एज एन एड यूज कर सकते हो। ना कमिंग टू आपने जो बोला कि 30% ड्रॉप हो गया सीए का, लोग परस्यू कर रहे थे। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले, उसने मुझे बोला था कि हाँ कि मैम मेरा ना शायद टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं भी कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह हम पढ़ाते हैं और टैक्स वगैरह पढ़ाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सर अगर आप अभी भी देखिए मिस्टर विमल जी, ये जिसने आईटीआर का सॉफ्टवेयर बनाया, इन्फोसिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने ये आपका आईटीआर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्फोसिस द कंपनी जिन्होंने ये आईटीआर सारे सॉफ्टवेयर वगैरह उनको Hmm. मिला है। आप सोच के देखिए अगर कोई टेक का बंदा बना रहा है, उसको इनपुट्स देने पड़ेंगे कि आपको क्या कोडिंग देनी है, कैसे करना है, एंड दैट पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट द टैक्स और अकाउंट्स, इट्स चैलेंजिंग फॉर यू टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। बट अगर मैं कोई ऐसा बंदा हायर करूं जिसको टैक्स आता है और उसको टेक्नोलॉजी भी आती है, तो इट इज इवन बेटर, और जो आउटपुट आएगा इट विल बी 1000 टाइम्स बेटर। क्योंकि वही वाली बात है, हम बोल देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसको देते हैं जिसको उसके बारे में कोई आइडिया ना हो, तो वो कैसे डिजाइन करेगा? तो आज की रिक्वायरमेंट मुझे बल्कि लगता है इसलिए यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ये सब चीजें समझ चुकी है, इसलिए वो मल्टी डिसिप्लिनरी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट नाउ इट इज। यू कैन नॉट जस्ट, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, जैसे ऐसा नहीं है कि सीए करना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ सीए होना भी काफी नहीं है। तो आप सिर्फ अकाउंट्स जानते हो लेकिन आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसीलिए यस, अगर आप, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि अगर आप ग्रेजुएशन करो कॉमर्स या ऐसे फील्ड्स में, एंड मास्टर्स वगैरह के टाइम पे जब आप जाते हो, या आजकल बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो अपना होराइजन एक्सपैंड करना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ कॉमर्स कर लिया अब उसके बाद एमबीए करेंगे या सिर्फ सीए करेंगे या सीएफए करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्चुअली पेरेंटल थिंकिंग है, पेरेंट्स की तरफ से थिंकिंग आती है कि 90% अभी भी हमारा वर्ल्ड यही सोच रहा है कि जो भी साइंस लेता है वो वही इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनेंगे, और जो कॉमर्स लेते हैं वो वही सीए बनेंगे या एमबीए करेंगे। बट वर्ल्ड, हमारा जो रियल वर्ल्ड है उससे कई ज्यादा आगे आ जा चुका है। यहाँ मुझे लगता है इंडिया को अपनी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं वहां ऐसी थिंकिंग नहीं है। वहां पे मैंने जितनी, जैसे कुछ कुछ मेरी लोगों से अगर इंटरेक्शन होती है, वहां पे काफी इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेंड चलता है। जैसे अगर आप बोल सकते हो तो फिजिक्स और कॉमर्स का भी कॉम्बिनेशन चलता है। तो वो चीज जो मुझे लगता है इंडिया में आनी चाहिए, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दूं, मैंने अपनी एमफिल और पीएचडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करी है, एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन में क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, आई एम टीचिंग इनकम टैक्स। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि
कोई मतलब प्रोबेबली उससे फायदा क्या है कि मैं फाइनेंस की टीचर होते हुए भी प्रोबेबली ओबी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा समझ लेती हूँ। क्योंकि वो एक बेनिफिट मिलता है मुझे, क्योंकि सिर्फ मनी डजंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, पीपल आल्सो बिहाइंड द मनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट थिंग आई एम एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव दैट मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। तो ये मुझे याद है, कुछ टाइम पहले मैंने ये क्वेश्चन शायद अपने एक सुपरवाइजर से पूछा था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम डिफरेंट पेपर पढ़ा रहे हो, तुम हम्म, बल्कि ये सोचो यू आर एट एन एडवांटेजेस सिचुएशन। तो वही चीज मैं बच्चों को कहूंगी, और आज की डेट में यही रिक्वायरमेंट है। जितना आप अपना माइंड ओपन रखेंगे उतना अच्छा है, और उतना अच्छा रहेगा आपके लिए आगे भी अपनी जॉब्स। क्योंकि जैसे सर मैं अब देख पा रही हूँ कि अब आपके पास चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप्स में। वो चैलेंजेस क्या सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड होते हैं या अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं या टैक्स रिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता। चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट का एंगल भी लगाना पड़ता है, एचआर एंगल भी लगाना पड़ता है, और कभी कभी आपको I have फाइनेंस एंगल भी also, चाहिए होता है। as a youngster, as somebody who's a college-going student, how much knowledge of income tax one should have? I mean, even if somebody doesn't want to pursue income tax as a career, so how much knowledge of income tax? Because now there are so many tools on which you can just upload information. Even filing income tax return is very easy on the official portal. I'll tell you an interesting thing before answering this question. Just recently, I was looking at some syllabus of a PG program, and I just happened to notice that there was no mention of tax in the PG program. So this question came to my mind कि tax क्यों नहीं पढ़ाते मैनेजमेंट में, tax क्यों नहीं पढ़ाते पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। Then somebody told me that it is not new। आप आइम्स का Hmm. करिकुलम देख लो या कहीं भी देख लो, पीजी में टैक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता। इट माइट बी समवेयर फाइनेंस में कहीं थोड़ा सा टच अपॉन कर दे, बट नॉट एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, बट ग्रेजुएशन लेवल पे है। सो देन आई हैड अ डिबेट on this Okay. thing with someone in my college and with some colleagues। आई फेल्ट कि टैक्स होना चाहिए पीजी लेवल पे, क्योंकि आई वाज वंडरिंग कि हम जो पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं और जो पूरा सेमेस्टर भी कम पड़ता है जिस पेपर को पढ़ाने के लिए, जिसके लिए बच्चे इतने परेशान रहते हैं, वो पीजी जैसे लेवल पे नहीं है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग स्टार्टअप्स के लिए जाए। तो एक आंसर मुझे मेरे एक कोलीग ने दिया जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि टैक्स सब सीख जाता है। उन्होंने कहा कैसे? Tax उन्होंने subsidy कहा जाते जो हैं. Okay. हाँ, उन्होंने कहा जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, हर किसी को Hmm. पता होता है अपना जीएसटी रिटर्न कैसे भरना है। हर किसी को पता होता है कि इनकम टैक्स रेट क्या चल रहा है, और हर किसी को Hmm. पता है कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जाएगी। ये एक Hmm. छोटा-सा एग्जांपल है व्हिच आई वांट टू मेंशन हियर। अनदर एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में देखा है, जब मैं बच्चों के एग्जाम लेते हैं, मैंने देखा है कि व्हाट हैपेंस अ डे बिफोर एग्जाम, जैसे बच्चों से अगर आप, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, आई स्टिल आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, बट इंटरेस्टिंगली जब एज एन एक्सटर्नल आल्सो व्हेन आई हैव गॉन टू अदर कॉलेजेस आई हैव सीन दिस हैपनिंग कि आईटीआर तो स्टूडेंट्स भर लेते हैं ऑन द डे ऑफ एग्जाम। 20 मार्क्स का उनका आईटीआर का प्रैक्टिकल होता है, 10 का वाइवा होता है, तो अपना एग्जाम आईटीआर भर लेते हैं। दे नो कि कौन से डब्बे में कौन सी जगह फिगर डालनी है। बट व्हेन यू टेक देयर वाइवा, यू आर वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि उनको बेसिक्स भी नहीं आते होते हैं। इट हैज Okay. हैपेंड, but they know how to fill dabbas। So now from these two experiences, I can answer your question। So basically what happens, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रॉकेट साइंस है ये रॉकेट साइंस नहीं है। स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। येस देयर आर टूल्स अवेलेबल, इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, गवर्नमेंट ने दे रखा है। इनफैक्ट मैं भी अब आज की डेट में मैनुअल, अगर वो तो क्लास में पढ़ाने के लिए हम उनको कराते हैं, बट अगर मुझे खुद से जब रिटर्न फाइल करनी होती है, आई डोंट हैव टाइम कि मैं बैठ के मैनुअल कैलकुलेशंस करूं। ऑल आई डू इज इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोला, एडवांस जो आई नो कहाँ पे क्या फिगर्स डालनी है, गेट एन आइडिया कि मुझे ओल्ड में भरनी है या न्यू में भरनी है। सो दिस इज हाउ आई डू इट। So anybody can do that, not just me। तो इसीलिए आई सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, एंड आई स्टिल स्टे ऑन द सेम बिलीफ कि आईटीआर सबको अपनी भरनी चाहिए, और सब अपने आप भर भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, देन द क्वेश्चन इज क्या टैक्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? नाउ आंसरिंग टू दैट पार्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चे डब्बे भर लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू आंसर इन द वाइवा। सो दैट इज द थिंग विद योर लाइफ ऑल्सो। आपने डब्बा भर लिया, बट अगर आपके पास नोटिस आ गया तो नोटिस का जवाब कैसे देंगे? सिंपल सी चीज है। तो टैक्स अगर आपको आता नहीं है तो आप गलती कर सकते हैं, और Right. कोई आपको बेवकूफ भी बना सकता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल एटीजी है, जिसमें लोग आज भी काफी इधर उधर तरीके से डिडक्शंस लेने की कोशिश करते हैं। अब कोई उनको एडवाइस कर देता होगा प्रोबेबली कि ऐसे चलता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा, चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एज ए टैक्स टीचर मैं एडवाइस नहीं करती। एक तो क्योंकि अब गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर काफी डिटेल्स अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं। अगर आप देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, एआईएस एंड टीआईएस, जो आपने टैक्स पोर्टल्स पे देख सकते हैं, पूरी जन्म कुंडली आपकी बेसिकली गवर्नमेंट के पास है। दूसरी चीजें क्या है, ये जो डिडक्शंस है इनको हटाने का भी एक रीजन है न्यू टैक्स रेजिम में। इट इज नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करना चाहती है, येस दैट इज द इंटेंशन, बट ऑल्सो बिकॉज द गवर्नमेंट डू नॉट वांट अननेसेसरीली टैक्स केसेस और हैसल्स में फंसा जाए। काफी लोग हैं जो डोनेशंस देते नहीं थे, इधर से दिया और उधर से कैश दिखा ले लिया, और एक पर्ची कटवा ली डोनेशन की और डिडक्शन दिखा दी टीजी।
इसी तरह से एचआरए लिया जाता था, ये हम सब जानते हैं। इसलिए ये सब लूप होल्स हटाने के लिए एक तो न्यू टैक्स रेजिम आई कि भाई लो ही मत, अगर आप ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट दिखो, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी भी आप देखिए इस बार टैक्स पोर्टल में गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस करे हैं। पीपीएफ अकाउंट नंबर देना है आपको अपना, एनपीएस अकाउंट नंबर देना है आपको अपना, पैन नंबर देने की जरूरत है अगर आपने एनपीएस की डिडक्शन ली है तो। मेडिकल प्रीमियम अगर आप ले रहे हैं तो आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर पूछा है, तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए ये देखने के लिए कि आप ऑनेस्ट हो भी या नहीं। तो इसीलिए डिडक्शन एटीजी की भी जब लेते हैं तो आपसे काफी चीजें पूछी जाती है, डिडक्टी कौन है, किसको डोनेशन दिया है, क्या उसका टैन नंबर वगैरह, आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो दूसरों की ओपिनियंस पे हमें अपना टैक्स रिटर्न्स या टैक्स नहीं करना चाहिए, और खुद की नॉलेज अगर आपकी होगी, स्पेसिफिकली अगर आप खुद स्टार्टअप्स कर रहे हैं या खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो सेल्स भी मिसगाइड करते हैं, बहुत बार होता है, दे मिसगाइड यू, दे ऑल्सो आर नॉट अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत से लोग अभी भी वही पुरानी चीजें चलती आ रही हैं और उसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस आपको आएगा, पेनल्टी आपको लगेगी, सारी प्रोसिक्यूशन वगैरह आपके अगेंस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए आपको विजिलेंट रहना है, आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हार्म नहीं है। और जहां तक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्लेटफॉर्म्स है, ये जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल जार्गन में फंसे। उसके लिए गवर्नमेंट भी अपनी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम ट्यूटोरियल्स डालती है। काफी सारे, ग्रेजुएशन में तो मैंडेटरी सब्जेक्ट है ही, टैक्स पढ़ाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अब ठीक है, मेरे कोलीग्स नहीं, उनको लगता है कि प्रॉब्ली रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है, भला ही नहीं हो लेकिन थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। सो ये मेरी समझ कहती है कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल को जब आप भरो या करो तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। सिंपल है, मैंने एचआरए क्यों नहीं लिया, या मैंने ओल्ड में क्यों नहीं भरा और न्यू में क्यों भरा, तो इसका आंसर मुझे मेरा सीए नहीं देगा, मुझे खुद देना चाहिए कि क्या ये प्रेफरेबल है या नहीं है मेरे लिए, क्या मुझे डिडक्शन लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप के लिए अच्छा रहेगा। Okay, I think it was lovely talking to you. You spoke a lot about various things from income tax to startups to investments. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. थैंक यू।